हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी व्लॉग बाय दीपिका। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई थिंक अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए कुछ हेवनली बॉडीज जो हमारी रह गई थी उनका डिस्कशन लेके आई हूँ। उन हेवनली बॉडी में सबसे पहले आता है कॉमेट्स। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे फिर वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछ लिए जाते हैं ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले आता है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या है? धूमकेतु, इनको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सन से बहुत दूर स्थित है। ये सन से इनकी दूरी बहुत ज्यादा है। ये फ्रोजन कोल्ड बॉडी है, जमी हुई, बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल कोल्ड, फ्रोज हो चुकी है, जम चुकी है, कोल्ड बॉडी है। ये मेड बाय गैस एंड डस्ट है। गैस और डस्ट से बनी हुई बॉडीज है ये, मेड बाय गैस एंड डस्ट। जब यह बॉडी सन के पास से गुजरती है तो बर्न करने लगती है, जलने लगती है। तो इसमें टेल का निर्माण होता है। वैसे नॉर्मली कॉमेट में टेल नहीं होती है, नॉर्मली कॉमेट में टेल नहीं होती। बट जब यह बॉडी सन के पास, कॉमेट सन के पास से गुजरता है, क्योंकि सन से बहुत दूर है, और जब ये सन के पास आता है तो ये जलने लग जाता है। और जब जलता है तो इसमें एक टेल का निर्माण होता है, एक टेल बनने लगती है। ठीक है, तो ये होता है कॉमेट। ठीक है, तो जो कॉमेट है, सबसे पहले आई थिंक आपको समझ आया होगा। कॉमेट जो सन से बहुत दूर है, फ्रोजन बॉडी है, जमी हुई बॉडी है, गैस और डस्ट से बनी हुई बॉडी है, और जब ये सन के पास से गुजरती है तो इनमें टेल का निर्माण होता है जलने की वजह से। वैसे नॉर्मली कॉमेट में टेल नहीं होती है। ठीक है, जो सबसे पहले कॉमेट के बारे में ये देखना जरूरी था कि उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हमने देखी। आगे आता है हेलिकोमेट। हेलिकोमेट क्या है? हेलिकोमेट एक कॉमेट है जो हर 76 ईयर के बाद अर्थ से गुजरता है। 76 साल बाद, हर 76 साल बाद हेलिकोमेट अर्थ से निकलता है। तो हेलिकोमेट क्या है? हर 76 ईयर के बाद अर्थ के पास से गुजरता है हेलिकोमेट। ठीक है, जैसे मैं इसका एक मैप बना के दिखा देती हूँ। सन के पास ही ये हेलिकोमेट गया, ब्रंट होने लगा। जब ये ब्रंट होने लगा तो इसमें देखो पूंछ का निर्माण होने लगा है, पूंछ बनने लगी है। इस वैसे नॉर्मली पूंछ नहीं होती है, बट लेकिन जब ये सन के पास से गुजरता है, ये जल जाता है, तब पूंछ का निर्माण होता है। ठीक है, जो लास्ट कॉमेट, सबसे जो लास्ट में कॉमेट निकला था, जो हेलिकोमेट लास्ट में आया था, 1986 में आया था, 1986 में आया था। और जो नेक्स्ट कॉमेट हमारे अर्थ के पास से गुजरेगा वो 2062 में गुजरेगा, 2062 में गुजरेगा, 76 ईयर बाद। ठीक है, तो ये था कॉमेट। अब आता है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होता है? क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉइड को हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होती है? जो रॉक्स होती है जो फ्रीली मूव करती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर, जो हमारे प्लैनेट है मार्स एंड जुपिटर, उनके बीच में फ्रीली मूविंग रॉक होती है, उनको ही हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। फ्रीली मूविंग रॉक्स इन स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो मार्स और जुपिटर के पास में पाई जाती है वो एस्ट्रॉइड होती है। जैसे मार्स है, जुपिटर, और उनके बीच में जो ये फ्रीली मूव कर रही है रॉक्स, इनको ही हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं। और जब इन एस्ट्रॉइड से ही मिलकर जो बनती है, इसको ही हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। और पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, कहाँ लोकेटेड है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में लोकेटेड है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड आई थिंक आपको समझ आया होगा। एस्ट्रॉइड का मीनिंग फ्रीली मूविंग रॉक्स इन स्पेस बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट लेवल के एग्जाम में भी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो मार्स और जुपिटर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब कुछ तीन टर्म्स ऐसी हैं जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक मेट्रोइड, मेटोर्स, मेट्रोइड्स, ये तीनों टर्म्स ऐसी टर्म है जो देखने में एक जैसी लगती है। ठीक है, तो बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये एक जैसी टर्म नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। मेट्रोइड्स, मेटोर्स एंड मेट्रोइड्स हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हमारे पास स्पेस है, एटमोस्फेयर है और अर्थ है। जो स्पेस में फ्रीली मूविंग रॉक होती है, जो स्पेस में फ्रीली मूविंग रॉक्स इन द स्पेस, वो होती है मेट्रोइड्स। मेट्रोइड्स क्या है? फ्रीली मूविंग रॉक इन स्पेस। ठीक है, तो ये मेट्रोइड्स है। मेट्रोइड्स का मीनिंग जो स्पेस में फ्रीली मूव कर रही है रॉक्स,
उनको हम बोलते हैं मेट्रॉइड्स। पर लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये मेट्रॉइड्स होती है ना, कई बार ये अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब ये अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होती हैं तो ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। ठीक है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तब टू कंडीशन होती है। सबसे पहले इतना समझिए कि मेट्रॉइड्स क्या होता है। मेट्रॉइड्स है फ्रीली मूविंग रॉक इन द स्पेस। ठीक है, अगर आपको मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए, आपको तब भी समझ में आएगा। ठीक है, तो मेट्रॉइड्स क्या होती है, फ्रीली मूविंग रॉक्स इन स्पेस। ठीक है, और कई बार ये क्या होता है कि ये अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होती है और एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो इनमें फ्रिक्शन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज आपस में जब टकराती है तो उनमें एक फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगती है, उसकी वजह से ये जलने लगती है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही जलती है मेट्रॉइड्स। जब ये जलने लगती है तो ये टू पार्ट्स में, मतलब टू तरीके से ये जल सकती है। हो सकता है कंप्लीटली जल जाए, हो सकता है कंप्लीटली ना जले। ठीक है, तो इतना समझिए कि मेट्रोइड्स क्या है, फ्रीली मूविंग रॉक्स इन द स्पेस। और जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर एटमॉस्फेयर में पहुंचे, तो वहां पे इनपे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये जलने लग जाती हैं। और जब ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जलने लगती हैं, तब इनमें दो सिस्टम हो सकते हैं, दो तरह के केस बन सकते हैं कि या तो ये कंप्लीटली बर्न हो जाए एटमॉस्फेयर में, या ये कंप्लीटली एटमॉस्फेयर में ब्रंट ना हो। एटमॉस्फेयर में तो कंप्लीटली जल जाए या कंप्लीटली ना जले। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। अगर कंप्लीटली ब्रंट इन एटमॉस्फेयर, अगर ये रोक कंप्लीटली एटमॉस्फेयर में जल जाए तो ये अर्थ तक नहीं पहुंचेंगी, अर्थ की सरफेस तक ये रॉक्स नहीं पहुंचेंगी। तो ये मेटोर्स बोला जाएगा, उनको उल्काश्म बोला जाएगा, उल्काश्म। ठीक है, फर्स्ट केस, अगर जो मेट्रोइड्स हैं जब वो अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर एटमॉस्फेयर में पहुंचे, उनमें फ्रिक्शन ओवर वो जलने लगी, अगर तो वो कंप्लीटली जल गई तो उनको हम मेटोर्स बोलेंगे, क्योंकि वो अर्थ तक नहीं पहुंची है। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा, मेटोर्स बोला जाएगा। कंप्लीटली ब्रंट इन एटमॉस्फेयर, नॉट रीच्ड एट द स्पेस। ठीक है, और सेकंड केस जो है, नॉट कंप्लीटली ब्रंट इन एटमॉस्फेयर, अगर ये कंप्लीटली ब्रंट ना हो एटमॉस्फेयर में, तब ये रीच करेंगे ऑन द अर्थ सरफेस, तभी अर्थ की सरफेस तक पहुंचेंगी। अगर ये अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है तो इनको मेट्रोइड्स बोला जाता है, मेट्रोइड्स। टी एस लगा है पीछे, ना कि डी एस। ठीक है, तो सेकंड केस, अगर ये कंप्लीटली ब्रंट ना हो एटमॉस्फेयर में, तब ये रीच करेंगी अर्थ के सरफेस तक। अगर ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है तो इनको मेट्रोइड्स बोला जाता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा मेट्रोइड्स, मेटोर्स। मेट्रोइड्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। तीनों टर्म्स देखने में एक जैसी लगती हैं, ठीक है, बट इनमें डिफरेंस है। मेट्रोइड्स होती हैं फ्रीली मूविंग रॉक इन स्पेस। जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो ग्रेविटी से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, जब ये ग्रेविटी से अट्रैक्ट होती है तो ये या तो कंप्लीटली जल जाए, अगर तो कंप्लीटली जल जाए एटमॉस्फेयर में ही, अर्थ तक ना पहुंचे, तो मेटोर्स हैं, उल्काशम है। अगर नहीं जलती और अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है तो उनको मेटोइड्स बोला जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक ग्राफ, एक मतलब थोड़ा मैप सा बना के समझा देती हूँ आपको। जैसे स्पेस है, स्पेस में ये मेटोर्स हैं। मेटोर से अगर ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं कई बार अट्रैक्ट होके, तो जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचे तो कंप्लीटली जल सकते हैं। अगर जल जाए तो मेटोर्स हैं। अगर ये कंप्लीटली नहीं जलती फिर ये अर्थ के सरफेस तक पहुंचेंगे। अगर ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए तो इनको मेट्रोइड्स बोलेंगे। और जो मेट्रोइड्स होते हैं, जब ये अर्थ के सरफेस पे जो हमें टूटता हुआ तारा एक दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं कि विश मांग लो तारा टूट रहा है, तो टूटा हुआ तारा यही शूटिंग स्टार है, यही मेट्रोइड्स हैं। ठीक है, तो मेट्रोइड्स मतलब टूटा हुआ तारा, शूटिंग स्टार। ठीक है, क्या चीज है, मेट्रोइड्स ही हैं जो जलकर अर्थ के स्पेस तक कंप्लीटली बर्न ना होने के बाद अर्थ के स्पेस तक पहुंच गए। उस यही टूटा हुआ तारा है जिसको देखकर हम सब विश मांगते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक, बस आज इतनी ही टर्म्स हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक सोलर सिस्टम का मैप बना के, थोड़ा एक डायग्राम बना के समझा देती हूँ। मुझे पता है इतना क्लियर नहीं दिखाई देता वीडियो में। ठीक है, मेरे पास अभी इतना रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कंप्लीटली शो कर सकूं आपको, बट आप सुनकर भी समझ पाओगे, सुनकर भी याद रख पाओगे वीडियो। तो अगर आप ना भी देखे तो आप जस्ट सुन भी सकते हो, सुनकर लिसन लिसन करके भी आप समझ सकते हो। सबसे पहले सन, सन के पास मरकरी, मरकरी के पास वेनस, फिर अर्थ आता है,
फिर अर्थ के बाद मार्स आता है, मार्स के बाद जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद हमारा स्टार्न आता है, स्टार्न के बाद यूरेनस आता है, और यूरेनस के बाद नेपच्यून आता है। ठीक है, तो जो वेनस और अर्थ के बीच में या फिर अर्थ और मार्स के बीच में जो ये फ्रीली मूविंग रॉक्स हैं, ठीक है, इनको हम मेट्रोइड्स बोलते हैं। जो अर्थ के स्पेस में लगा लो या फिर मार्स मार्स के स्पेस में लगा लो, जो फ्रीली मूविंग रॉक्स हैं उनको मेट्रोइड्स बोलते हैं। और जो मार्स और जुपिटर के बीच में फ्रीली मूविंग रॉक्स होती है इनको हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और यहीं पर एक बेल्ट सी बन जाती है एस्ट्रॉइड्स की, इनको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट की लोकेशन क्या है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो पाई जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। ठीक है, वैसे ये कुछ नहीं होते, डस्ट और गैसेस ही होती हैं, और ये रॉक्स चट्टाने यही होती है। ठीक है, और जो नेपच्यून से भी बाहर है वो कॉमेट है, सूरज से बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूर है कॉमेट। ठीक है, और जो हमारी सोलर सिस्टम की लिमिट है, जहां तक हमारा सोलर सिस्टम फैला हुआ है वो कुपेर बेल्ट तक पहुंचा हुआ है, कुपेर बेल्ट तक हमारे सोलर सिस्टम की लिमिट है। ठीक है, और जो ये कुपेर बेल्ट तक अलग अलग कंट्रीज ने सैटेलाइट भेजे हैं। किसी भी कंट्री का सैटेलाइट अब तक कुपर बेल्ट तक नहीं पहुंच पाया, किसी भी कंट्री का। पर लेकिन नासा ने जो सैटेलाइट भेजा था, वॉयजर उसका नाम है, वॉयजर जो नासा के द्वारा भेजा गया सैटेलाइट है, वो अब तक का सैटेलाइट है जो कुपर बेल्ट के सबसे नजदीक पहुंचा है। ठीक है, सबसे नजदीक पहुंचने वाला सैटेलाइट है वॉयजर, नासा ने भेजा है, कुपेर बेल्ट के बहुत क्लोज पहुंच चुका है ये। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये जो मेन बेसिक इतना ही है, कल से हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो मैं क्वालिटी इंप्रूव करें